Hello dear learners, welcome on this YouTube channel. So this is the third lesson of the ICMR question analysis series. In this lesson, we are again going to discuss some of the question in detailed manner. So the first question is, which of the chromosomal abnormality is responsible for Edwards syndrome? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एडवर्ड सिंड्रोम में से कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। ऑल यू नो दैट कि जब क्रोमोसोमल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे सम टाइम बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आपकी सेल्स के अंदर आ जाती है। जो डॉटर न्यूक्लाइस होती हैं उनके अंदर बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जिसमें आप ट्राइसोमी 18 पढ़ते हो, ट्राइसोमी 8 है, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13। ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि इस ऑप्शन में भी आपको दिए गए हैं। उसके अलावा आप देखते हो कि मोनोजोमिक एबनॉर्मलिटीज भी कॉज हो जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोनोजोमिक ट्राइसोमिक? क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से कोई एबनॉर्मलिटीज कॉज होती है तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ट्राइसोमी के केस में 3 यहाँ पे क्रोमोसोम आ जाता है, बिकॉज हमारी ह्यूमन सेल के अंदर एक क्रोमोसोम के 2 पैर होते हैं। ठीक है, 2 पैर होते हैं। जब इसके अंदर एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो हम उसे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब ऐड होते हैं तो उस बेस के ऊपर हम कहते हैं कि वो मोनोसोमिक है, कि वहां पे एक कॉपी प्रेजेंट है आपके क्रोमोसोम की, या वो ट्राइसोमिक है, उसमें 3 कॉपी प्रेजेंट है। यानी कि डिपेंड करता है कि कितनी कॉपीज उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। समटाइम डिलीट भी हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम की इंसर्शन और डिलीशन की वजह से जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। सो आपसे पूछा गया है कि एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी ऑप्शन के अंदर आपको दी गई है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, उस सभी के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पे जेनेटिक कंडीशन क्रिएट हो रही है। सो अगर आप ट्राइसोमी 8 की बात करती हैं, ट्राइसोमी 8 एक रेयर जेनेटिक डिजीज होता है। बहुत ही कम कंडीशन होते हैं, बहुत कम चांसेस होती हैं। हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, अर्लियर प्रेगनेंसी स्टेज के टाइम पे ये कॉज होती हैं। और इनका मेनली कॉज क्या होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, और उस एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर आपको ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। ट्राइसोमी 8 का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 8 के अंदर यहाँ पे आपको ट्राइसोमी देखने को मिल रही है। और ये कौन सी ट्राइसोमी है? मोइजिक ट्राइसोमी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अगर इसके सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर आप देखोगे कि उससे उनके सिम्टम के अंदर आपको देखोगे कि उसका जो स्कल होगा वो इलोंगेटेड होगा, उसका फॉरहेड प्रोमिनेंट होगा, और उसकी जो आई होती है बहुत ही वाइडली स्पेस्ड होती है। ये बस आप जनरल वे में आप इतना समझ सकते हो कि ट्राइसोमी 8 एक हमारा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि जनरली कोज होता है सेल डिवीजन के टाइम पे एबनॉर्मलिटीज आने की वजह से। और इसके सिम्टम में आप स्टडी करते हो कि जो भी पर्सन होगा, यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? एलोंगेटेड बोन ऑफ स्कल, साथ ही साथ आप देखोगे प्रोमिनेंट फोरहेड, और उसी के साथ साथ आप देखोगे वाइडली स्पेस्ड आईज। राइट, नेक्स्ट अगर हम ट्राइसोमी की बात करें, दैट इज ट्राइसोमी 13। आप देखिए ट्राइसोमी 13 के अंदर जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है वो है आपका क्रोमोसोम नंबर 30। ठीक है, सो इस ट्राइसोमी 13 को हम लोग पेटाउ सिंड्रोम भी कह देते हैं। पेटाउ सिंड्रोम, यानी कि पेटाउ सिंड्रोम के नाम से भी ट्राइसोमी 13 को जाना जाता है। इट इज अगेन अ क्रोमोसोमल कंडीशन जो कि एसोसिएटेड होती है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज के साथ। मतलब ये कि जिस भी बेबी के अंदर, जिस ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्राइसोमी 13 की वजह से एबनॉर्मलिटीज आई हैं, वो जनरली इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं। उनके अंदर समटाइम फिजिकल एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है। ठीक है, सो आप सिम्टम में क्या देखते हो कि जिन पर्सन के अंदर ट्राइसोमी 13 होती है उसमें पहली चीज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी,
सेकेंड, उसके अंदर फिजिकल एबनॉर्मलिटीज होंगी, और सिम्टम की अगर बात करें तो उसके, अब यहां से देखिए आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर कब आएगी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो तब आएगी जब आपका ब्रेन, क्योंकि हमारा जो कमांडिंग सेंटर होता है दैट इज द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इन्हीं दो पार्ट को स्टडी करते हो। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी पर्सन होगा, जो भी बेबी होगा, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएंगी, बिकॉज हमारी ब्रेन जो होता है उसी का काम है, जितनी भी मेमोरी बेस्ड हमारी थिंकिंग प्रोसेसिंग सारी हमारे ब्रेन से होती है, सारी हमारी बॉडी को कमांड हमारा ब्रेन देता है। अगर आपका ब्रेन डिफेक्टिव है, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगी और फिजिकल एबनॉर्मलिटी भी संभव उसी की वजह से होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। एज ए रिजल्ट जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। समटाइम पिटाउ सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा फिंगर आपको ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिलेगी, या तो उसमें एक्स्ट्रा फिंगर होगा, एक्स्ट्रा टो हो सकता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ समटाइम आप देखते हो कि उसका जो मसल टोन्स होता है वो बहुत ही वीक मसल टोन होता है। सो इन शॉर्ट आप इतनी बात याद रख सकते हो कि ट्राइसोमी 8 से हम लोग ट्राइसोमी 8 से जो अबनॉर्मलिटीज आती है उसे हम कहते हैं मोज़ेक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो अर्ली प्रेगनेंसी की स्टेज के अंदर कॉज होती है। अगर ट्राइसोमी 13 की बात करें तो इसे हम पटाउ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और जनरली इसके अंदर बेबी के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज आती हैं ड्यू टू दी सम काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ट्राइसोमी 21 की, तो देखिए ट्राइसोमी 21 जिसे हम लोग सभी आप कॉमनली इसको जानते हो, इट इज डाउन सिंड्रोम, राइट। जो आपका ट्राइसोमी 21 होता है इट इज कॉमनली नोन एज डाउन सिंड्रोम, राइट। एंड डाउन सिंड्रोम अगेन इट इज अ जेनेटिक क्रोमोसोम डिसऑर्डर जिसके अंदर डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिले हो जाता है। जो भी बेबी होगा उसमें आपको डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्राइसोमी है वो क्रोमोसोम नंबर 21 में देखने को मिलती है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 जिसे हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी बातें यहां से समझ लेते हैं। Trisomy 18 due to the presence of extra copy of respective chromosome, क्रोमोसोम नंबर 18 की एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम कोस होता है, और जिस इंडिविजुअल के अंदर ट्राइसोमी 18 होती है वो शो करते हैं ग्रोथ बिफोर बर्थ एंड लो ग्रोथ वेट, यानी उनका वेट आपको कम देखने को मिलेगा, उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है। अगर यहाँ से बात करें, इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी आफ्टर द डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बाद ये आती है। आप और भी यहाँ पे बहुत सारे सिंड्रोम्स देखते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स भी आप देखते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की आपके पास एक लिस्ट है। अगर आप आईसीएमआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक बार उन सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को देख ले, यहाँ से पूछा जा सकता है, और मेनली वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है जिनके आपके सेकेंड नेम होते हैं। जैसे हमने कहा कि ट्राइसोमी 18 को हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 13 को हम लोग पिटाउ सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि किस ट्राइसोमी को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम है वो फीमेल्स को अफेक्ट करता है, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर जो बच्चे होते हैं इसमें बर्थ से पहले ही डाई हो जाते हैं। ठीक है,
लो सर्वाइवल रेट होता है। लो सर्वाइवल रेट का रीजन ये भी है क्योंकि एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर आती है, उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होने पाता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन पड़ जाती है, तो बच्चे आइदर या तो वो मदर के वोम में ही उनकी डेथ हो जाती है, अगर वो सर्वाइव करते भी हैं तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत लो होता है, उनके अंदर कुछ टाइप की फिजिकल या उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती ही आती है। ठीक है, सिम्टम की अगर बात करें तो ऐसे बेबी के अंदर आपको स्मॉल हेड, मालफॉर्म आईज, वाइडली स्पेस्ड आई या क्लेंच हैंड देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट हीमोग्लोबिन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में आप सभी को पता है, हीमोग्लोबिन जो कि एक ब्लड के अंदर एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। कैरियर प्रोटीन का मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है, हर एक प्रोटीन की अपनी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, कुछ प्रोटीन उनमें से कैरियर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। कैरियर का मतलब जो किसी चीज को कैरी कर रहे हो। सो हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जाना जाता है, ये ऑक्सीजन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। बिकॉज ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रिविलेज लाइफ जीता है, मतलब ऑक्सीजन जो है उसे एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, अकेले से वो सेल के पास नहीं जा सकता, तो हीमोग्लोबिन उसके लिए कैरियर की तरह काम करेगा। आपसे पूछा गया है कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन जो होते हैं उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है सिंपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें उनकी बीटा प्लेटेड शीट्स और ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, उनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ साथ उनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो जब हीमोग्लोबिन की बात करी जाती है तो ये हमारा एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, इसके अंदर 4 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये होमोलोगस है, मतलब इसके चारों सेगमेंट जो होते हैं उनकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। ठीक है, इट बाइंड विद ऑक्सीजन, वी ऑल नो दैट कि यस ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसके लिए कैरियर की तरह काम करता है। अब आपसे पूछा जाए कि कैरियर की तरह ये काम क्यों करता है, भाई ओनली हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बाकी प्रोटीन के पास कैपेबिलिटी क्यों नहीं है हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। द रीजन इज कि हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है। ठीक है, आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर एज यू कैन सी कि हमारी ये दो, यहाँ पे आप देखते हो कि 2 चेन्स होती है इसके अंदर, एक होती है अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। इसमें 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होती है, 2 बीटा चेन होती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये आपका डाइहोमोलोगस होता है, मतलब 2 यूनिट एक जैसे, 2 यूनिट एक जैसी होती है। ठीक है, और इनके बीच में सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है आयरन मॉलिक्यूल। इस आयरन मॉलिक्यूल की वजह से अगर यहां से देखिए तो देखिए आयरन मॉलिक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसी आयरन मॉलिक्यूल की वजह से हीमोग्लोबिन के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड शो कर सकता है, बाइंडिंग शो कर सकता है। ठीक है, सो आरबीसीज के पास ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन, और उसी आयरन की वजह से आपका बाइंडिंग शो करता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए जो आरबीसीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। ठीक है, ओके, सो इट कंटेन हीमोमोइटी, यस ऑफ कोर्स इसके पास हीमोमोइटी होती है। हीमोमोइटिस बेसिकली क्या है कि ये आपको दिख रहा है, ये हीमोमोइटी है जहां पे आपका आयरन अटैच होता है आपके 4 नाइट्रोजन, और ये 4 नाइट्रोजन कौन से, जो आपके पायरोल रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है उनके नाइट्रोजन के साथ ही इंटरेक्ट करता है और हीमोमोइटी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इट हैज अ प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, ये ऑप्शन आपका गलत है। रीजन इज कि हीमोग्लोबिन एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, इसके पास कोई प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी नहीं होती। प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब वो प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन के डिसोसिएशन में इन्वॉल्व हो, जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करे। मैक्सिमम प्रोटियोलाइटिक जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपको या तो लाइसोसोम में देखने को मिलते हैं, प्रोटियोसोम्स में देखने को मिलते हैं, या ऐसी जगह आपको देखने को मिलेंगे जहां पे प्रोटीन का आपको डिसोसिएशन करना है, आपको उसका ब्रेक डाउन करना है। लेकिन आपका हीमोग्लोबिन का सिंपली काम क्या है, उसका काम है ऑक्सीजन को लेके जाना और सेल्स तक पहुंचाना, ताकि सेल नॉर्मली रेस्पिरेशन की प्रोसेस
प्रोसेस को परफॉर्म कर सके और एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके विदाउट एनी डिले। तो ऑक्सीजन का सिंपली काम क्या है, कैरियर प्रोटीन की तरह काम करना। सो दिस वन इज द ऑप्शन जो रॉन्ग है, ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर यहां से होगा। Next question is difference between a DNA and RNA. Very simple question and surprisingly ये ऐसे क्वेश्चन ही आपके ICMR में DBT में पूछे जा रहे हैं। So difference between DNA and RNA. DNA का मतलब डीऑक्सीराइबोस होता है और RNA का मतलब राइबोस शुगर होता है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सो जो डीएनए होता है वो आरएनए से बहुत सारी चीजों में डिफर करता है। पहली चीज तो ये कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस आते हैं उसे हम कहते हैं एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। लेकिन राइबोस शुगर यानी जो आरएनए होता है उसके अंदर हमारे जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड वो होती है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होगा, राइट। आरएनए जो है ये आपका मोस्टली फाउंड होता है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, हालांकि ये डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड दोनों फॉर्म के अंदर रह सकता है। डीएनए जो है वो स्पेसिफाइड होता है न्यूक्लियर रीजन में, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको डीएनए देखने को नहीं मिलेगा। अगर साइटोप्लाज्म में आपका डीएनए प्रेजेंट होता भी है तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की फॉर्म में किसी ऑर्गेनली के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्रीली आपको साइटोप्लाज्म में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर कंपोजिशन आप देखते हो तो डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस होता है। डीऑक्सीराइबोस इज कुछ नहीं है, आरएनए के पास राइबोस शुगर था, लेकिन उस राइबोस में से आपने सेकंड पोजीशन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब रिमूव कर दिया तो हमने कह दिया डीऑक्सी, यानी कि रिमूव कर दिया हमने ऑक्सीजन ग्रुप को, तो वो बन गया आपका डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो शुगर वही है, बस राइबोस शुगर आपका आरएनए में प्रेजेंट है, राइबोस शुगर डीएनए में प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए के अंदर जो राइबोस शुगर प्रेजेंट है उसमें डीऑक्सी यानी कि सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप की एब्सेंसी है। ठीक है, बेस कंपोजिशन डिस्कस कर लिया है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड कहें तो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, लेकिन आरएनए को एक प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, यानी कि सबसे पहले आरएनए का ओरिजिन हुआ था और आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हुई है, ऐसा हमारे रिसर्चर बिलीव करते हैं, राइट। Next question is which among the following absorb more radiation at 260 नैनोमीटर। हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हमारी सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, हमारी सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखिए हमारे प्रोटीन्स का जब हम बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। ठीक है, बहुत सारे आपके अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड सीक्वेंस की फॉर्मेशन होती है। जस्ट लाइक ये अमाइनो एसिड है, जब ये अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो एक पेप्टाइड सीक्वेंस बनेगी, उसी पेप्टाइड सीक्वेंस से फिर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और ऐसे आपका प्रोटीन की प्रॉपर फॉर्मेशन होती है। हर एक प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी होता है कि उसके पास वो इनफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, और ये इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलती है, डीएनए से मिलती है। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि मोर रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करेगा एट द 260 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमने कहा कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इन अमाइनो एसिड में कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी वेवलेंथ यानी कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं, एमिट भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपके 260 नैनोमीटर, नॉट 260, मतलब जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लाइट को एमिट करते हैं, जिस वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी भी अंधेरे के अंदर जो रेडिएट करती है वो फ्लोरेसेंट होती है। लेकिन ये फ्लोरेसेंसी आपको नजर नहीं आती, ये सिर्फ आपके मॉस्क्यूटो को नजर आती है। इसीलिए जो मॉस्क्यूटो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को स्मेल कर लेते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अंधेरे के अंदर मॉस्क्यूटो आपको ज्यादा बाइट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन बॉडी फ्लोरेसेंट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपसे यही बात पूछी गई है कि इनमें से कौन सा है जो 260 नैनोमीटर पर आपकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, वो भी मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जो हमारा जो हमारा डीएनए होता है उसके पास भी कैपेबिलिटी है कि जेनेटिक मटेरियल भी आपकी
रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसे एमिट करते हैं, और हमारे प्रोटीन के पास भी ये कैपेबिलिटी है कि वो एमिट करता है। बट द क्वेश्चन इज कि 260 नैनोमीटर पर कौन एमिट करेगा, क्योंकि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पर एमिट करते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पर एमिट करते हैं। ठीक है, सो जब बात आती है वेवलेंथ एमिशन की, तो आप देखते हो ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने शो किया हुआ है। 260 नैनोमीटर पर कौन शो करेगा, जब हम लोग डीएनए की बात करेंगे। ठीक है, सो डीएनए जो होता है वो 260 नैनोमीटर पर यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम शो करता है, वेवलेंथ का, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो शो करता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को, तो हम पाते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 280 नैनोमीटर पर शो करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए इट इज 260 नैनोमीटर एंड प्रोटीन के लिए इट इज 280 नैनोमीटर।